अस्सलाम वालेकुम। वॉर का एक साइकिल चल रहा है मई से, पाकिस्तान इंडिया, फिर उसके बाद ईरान इसराइल, और उससे पहले 2 साल से सबके जो इमोशनल आप कह लें टेंशन है, टोटली जो अपनी फ्री टाइम है, अपना काम के अंदर भी बैठ के, दफ्तर के अंदर भी बैठ के, हम सब मुसलमानों की जो बराह रास्त नस्ल कुशी की जा रही है, जो हमारे खिलाफ जंगें प्रोसिक्यूट की जा रही हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनका कर रहे हैं। उसमें से एक बहुत अच्छी खैर की एक तहरीक निकली थी, जो कि ग्लोबल तहरीक है, इसको बॉयकॉट मूवमेंट कहते हैं। और उसके अंदर एक बॉयकॉट है उन कंपनीज़ का, उन मल्टीनेशनल्स का जो इसराइल के हामी हैं, साथी हैं, या उसकी मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करते हैं, या उसको एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं, उसके फौजियों को फ्री चीज़ियाँ देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं, या कोई उसका बुलडोज़र बनाता है, या उसके कोई मिलिट्री के बूट बनाता है, या कोई उसको कोई जनरेटर देता है, मुख्तलिफ उसमें सारे एस्पेक्ट्स इंडस्ट्रीज़ के। और वो लिस्ट जो है वो बड़ी एक माइन्यूट सी भी, एक बड़ी डायरेक्ट लिस्ट भी, और फिर एक ग्रेटर लिस्ट है जो लोगों के अपने अपने मॉरल जो ग्राइप्स हैं उन कंपनियों के साथ फ़लस्तीन को लेके, या जनरली उनको ऐड ऑन की जा रहे थे। असल में ये तहरीक बड़ी अवामी किस्म की एक तहरीक है, और बड़ी ट्रूली डेमोक्रेटिक तहरीक है कि प्राइवेट एंटिटीज़ जो कि कैपिटलिज्म के निज़ाम के, फ्री मार्केट के निज़ाम के ज़रिए, जो कि दर हकीकत एक्चुअली स्टेट कलूजन का निज़ाम होता है, जो मल्टी बिलियन डॉलर और ट्रांसनेशनल ग्लोबल एंटरप्राइजेस बन चुकी हुई हैं, वो इंसानों के इनफरादी और इज्तिमाई हकूक़ को, उनकी रिसोर्स को लूटती हैं, पामाल करती हैं। दे आर नॉट जस्ट बैड कंपनीज बिकॉज वो ज़ायोनिस्ट हैं या वो इसराइली रियासत के साथ मिली हुई हैं। दे आर बैड कंपनीज और ईवल एक्सप्लॉइट्स बिकॉज वो थर्ड वर्ल्ड की, हम गरीब लोगों की, ब्राउन चमड़ी वाले लोगों की, कालों की, अफ्रीकन्स की, एशियंस की, ईस्ट एशियंस की, पूरी दुनिया में वो रिसोर्स को लूटती हैं और सकअप करती हैं, और एक नियो कॉलोनियल यानी जदीद इस्तेमारी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट करती हैं। कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, अब छोटी छोटी 100 ईस्ट इंडिया कंपनियां, अब कैनेडियन फर ट्रैपिंग कंपनी नहीं है, अब कैनेडियन फर ट्रैपिंग कंपनी की जगह 600 छोटे छोटे से कंग्लोमरेट्स हैं, एमएनसीज हैं। इनके ताने बाने जाके मिलते हैं अमेरिकन और यूरोपियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री अपरेटस के साथ ही हैं। इसकी मिसाल देता हूँ आपको। एक गूगल कंपनी है, उसको लोगों ने कहा बॉयकॉट करें ना करें, ये यूट्यूब है, हम इस्तेमाल करें, उनकी डिपेंडेंसी हमारे सबके ऊपर। ये यूट्यूब के बारे में सोचा है आपने कभी? वैसे जिस कंपनी के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मिसाइलों के लिए इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ, अभी उन्होंने डेटा प्रोवाइड किए पूरी, जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं अमेरिका की, लोगों को कत्ल करने के लिए, टारगेट करने के लिए। हम अपनी डिपेंडेंसी और मजबूरी को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है इन कॉर्पोरेट्स के बारे में कि हमारी डे टू डे इनफरादी इंटरेक्शंस के अंदर क्या मॉरल कंपोनेंट होता है हमारा, कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं। और कंज्यूमर चॉइस जो है, जो कि बिल्कुल एक फैंटेसी है, उसके अंदर भी जो कुछ गुंजाइश है हमारी कि यार मैं ये वाली बोतल ना पीऊँ, मैं वो वाली बोतल पीऊँ, ये बहुत अच्छी, मतलब जैसे इंसानी एक रमक है कि यार हम गुलाम नहीं हैं आपके। इसी ज़िमन में एक कॉरपोरेशन है जिसको मैं बचपन से अपने देख रहा हूँ, आप सब यकीनन उसको देख रहे होंगे, वो शेल कॉरपोरेशन, जो कि एक कमर्शियल एंटरप्राइज है ऑयल और या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, और उसकी प्रोडक्शन की भी, उसको वो ज़मीन से भी निकालते हैं। शेल कॉरपोरेशन जो है, इसके बहुत वसी टेंटिकल्स हैं ग्लोबली। आप यकीनन उनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भरवाते होंगे, मैं भी भरवाता हूँ। हमारी डिपेंडेंसी है उनके ऊपर एक, हमने ऑल्टरनेटिव्स की तरफ कभी कोशिश नहीं, कभी हिम्मत जरूरत ही नहीं की, कभी नीयत ही नहीं की हमने। शेल कंपनी की एक बड़ी पुरानी एक लड़ाई चल रही है नाइजीरिया के अंदर, जो कि एक छोटी रियासत है अफ्रीका के अंदर। छोटी तो नहीं, कोई बड़ी रियासत है, इसमें ईसाई मुसलमान हर किस्म की कौमें रहती हैं, बट ये एक ज़्यादा तगड़ी रियासतों में से, अफ्रीका की रियासत में से एक रियासत है। उनका एक केस था, दो कम्युनिटीज़, दो बस्तियों का, बिले और उगाले, ये दो बस्तियां हैं यानी जैसे, और नाइजर डेल्टा जो दरियाई डेल्टा है, जिस तरह दुनिया में हर जगह डेल्टाज है ना दरियाओं के, जहाँ पे कौमें बसती हैं, इस तरह सिंधु दरिया के गिर्द बसती हैं, मेसोपोटामिया में बसती हैं, वो फुरात और दजला के किनारों पे, इसी तरह मिस्र में बसती हैं तो नील के किनारे बसती हैं, साउथ अमेरिका में बस्तियाँ तो वो अमेज़ॉन दरिया के किनारे। उस तरह एक नाइजर डेल्टा है, ये भी बहुत एक फर्टाइल इलाका है, यहीं बस्तियाँ होती हैं गरीब बेचारे मस्कीन अफ्रीकन नाइजीरियंस की। तो उनमें से दो बस्तियां बिली और उगाले के अंदर एक केस था उनका कि यार हमने एक बारह, वो मैं उसकी तफसील में जाता, लेकिन उनको अपने केस में शेल के खिलाफ फतह मिल गया। यूके के हाई कोर्ट ने फैसला दिया शेल पीएलसी के खिलाफ, प्राइवेट लिमिटेड कॉरपोरेशन के खिलाफ, और नाइजीरियन जो सब्सिडरी कंपनी थी उनकी, जो जो उस नाम से, उसका अब नाम है रेनेसांस अफ्रीका एनर्जी, तब उसका नाम कुछ और था। वो सब्सिडरी है, शेल उसके थ्रू ऑपरेट करता है, और वो डेकेड्स यानी दिहाइयों की डेवस्टेटिंग ऑयल पोल्यूशन जो नाइजीरिया में उन्होंने किया, उसमें उन्होंने नाइजीरिया के हक में फ़ैसला किया, उन बस्तियों के हक में। और अब वो आने वाले दिनों में केस खुलेगा कि क्या रकम किस तरह अदायगी हुई, अजाला कैसे होगा इस ज़ख्म का।
ये जून 20 को 2025 के अंदर डिलीवर हुई ये जजमेंट, और जस्टिस मे इनका नाम है, यूके हाई कोर्ट के। उन्होंने शेल की अटेम्प्ट को डिसमिस किया कि शेल कह रही है हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की, और शेल कॉरपोरेशन को उन्होंने कहा कि दे कैन बी हेल्ड लीगली अकाउंटेबल फॉर हिस्टोरिकल ऑयल स्पिल्स, लीक्स, इवन दोज मोर देन 5 years ओल्ड। आमतौर पे केसेस में होता है ना कि 2 4 5 साल का एक प्रेसिडेंट होता है कि इसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते, बट चूंकि शेल कॉरपोरेशन एक मुसलसल वहाँ पर ऑपरेट भी कर रहा था और उनको लीगल बैटल्स में हरा रहा था और डिले की जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये सब जैसे वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस के अंदर आता है। हम नहीं कहेंगे कि 5 साल पुराना केस ना लेके, हम कहेंगे 5 साल से पहले पहले वाले केस भी ले आओ। आमतौर पे ये जुर्म 1990 में करते हैं, केस 2000 तक डिले करते हैं, तो 2000 तक जो होता है ना, 2001 तक वो उसका वो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस का टाइम गुजर जाता है कि आप ये हमें ट्राई ही नहीं कर सकते। हम तो बहुत पहले यहाँ ऑपरेट करते थे। इनका एक पुराना ट्रिक होता है अदालती डिलेज और टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना। आपने इसकी एक मिसाल अभी रिसेंटली लाहौर में भी देखी, जब कोर्ट में एक नेस्ले के मुलाजिम ने अपने आप को आग लगा ली और वो शहीद हो गया, वो हलाक हो गया, क्योंकि वो एक मासूम आदमी था जिसकी ज़िंदगी उन्होंने अजीरन कर दी थी नेस्ले कॉरपोरेशन ने। तो नेस्ले कॉरपोरेशन उसके केस को डिले करी जाएगी। उन्हें पता है बंदा मर गया है, मुद्दा मर गया है, घर वालों को 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपया दो, हुकूमत से चुप करवाओ, और नेस्ले कॉरपोरेशन जो है वो आगे निकल जाएगी। इसी तरह शेल कॉरपोरेशन ने भी तमाशा लगाया हुआ था नाइजीरिया में। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है ना, पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। ये अब शेल की लीगल ड्यूटी को अब वो इनटू अकाउंट ले आई है, ये जो ये डिसीजन है हाई कोर्ट का, और उन्होंने रास्ता खोल दिया फुल ट्रायल का, जो कि 2027 तक हो जाएगा। इन 2027 तक उन्होंने कहा इसकी डेट तय हो और इसको करो। अभी भी उन्होंने रूम बाय कर लिया, और वो शेल की जो फेलियर टू क्लीन अप वाइड सेट कंटेमिनेशन है उसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और शेल के जो ऑपरेशंस थे शेल पेट्रोलियम डेवलपमेंट कंपनी के नाम से SPDC, वो अब उसको उन्होंने वो खोल दी कि उसकी एक पूरी तारीख है, एक पूरा एक टाइमलाइन है जो आपके हम सामने रखने जा रहे हैं पोल्यूशन का। पहले 1958 में शेल ने कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन शुरू की नाइजर डेल्टा में, नाइजीरिया में। 1970 को पहला ऐसा केस हुआ जहाँ पे एक मेजर ऑयल स्पिल हुआ, और वो बुबनाबे कम्युनिटी के अंदर हुआ, जो कि ओगानी लैंड एक वो उसकी टेरिटरी, और उसमें बुबनाबे लोग जो रहते हैं उनके खिलाफ हुआ। वहाँ आग लगी शेल के बोमू ऑयल वेल में, बोमू उस इलाके का नाम है, और हज़ारों गैलन जो है वो स्पिल हो गए, फार्म लैंड भी तबाह होगी, रिवर भी पोल्यूट हो गया, लोकल फ्लोरा और फौना भी मर गई, और वो आग तो लगी उसका नुकसान हुआ। फिर 1970 से लेकर 2000 तक 7000 ऑयल स्पिल हुए हैं, 7000 ऑयल स्पिल, यानी कि 30 साल रफली, 30 साल में 365 दिन, जनाब कैलकुलेटर खोलें, 30 साल में 365 दिन, ये तो अब कैलकुलेशन लाइव करनी पड़ेगी। 365 दिन, 30 साल लगभग, और 7000 ऑयल स्पिल, यानी कि 10,950 दिन के अंदर से 7000 दिनों पे कम से कम ऑयल स्पिल हो रहा था। दरिया पलूट हो रहे थे, फार्मलैंड तबाह हो रही थी, फ्लोरा फौना जानवर परिंदे चरिंदे मर रहे थे, और वहाँ के लोगों को मुख्तलिफ कैंसर्स और बीमारियाँ डेवलप हो रही थी उस ऑयल की कंटेमिनेशन से, और उनकी फूड इकोसिस्टम को भी डैमेज हो रहा था कि उनकी जारी बात है वो कुछ जानवर मार के खाते हैं, कोई फसल लगाते हैं वगैरह वगैरह, कोई मछली पकड़ते हैं, तो वो जब चीज़ मार जाएगी तो बंदा भी मार जाएगा। तो 10,000 दिन में से अगर 7000 ऑयल स्पिल हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि 70% ऑफ द टाइम तेल एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा होता था, तेल बह रहा होता था, और सिर्फ 30% ऑफ द टाइम तेल एक्सट्रैक्ट हो रहा था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। शेल इन 7000 स्पिल्स में से
50% ऑयल प्रोडक्शन को वो देखता था, यानी कम से कम 7,000 में से 3500 प्योरली शेल के कंधों पे आते हैं। और ओवरऑल एस्टिमेट किया था कि 9 to 13 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल नाइजर डेल्टा के अंदर स्पिल हुए हैं 1970 से लेकर 2000 तक, यानी 30 से 50 साल के पीरियड में 13 मिलियन के करीब बैरल्स रफली स्पिल हो गए हैं, बहा दिए गए हैं, लुट गए हैं। यानी रिसोर्स भी ज़ाया की लोगों की, कंटेमिनेट भी किया उनको रेपरेशन भी नहीं दी, उनका ख्याल भी नहीं रखा, उनका अजाला भी नहीं किया, और वहाँ से अब फरार होकर निकलने की भी कोशिश थी। 1978 इस पूरे पीक में जो मैसिव सबसे स्पिल था, वो 1 करोड़ हो गई थी पाइप उनकी, उसको जंग आलूद हो गई थी, तो वो खुल गई, और उसमें से उस एक सिर्फ जो मैसिव सबसे स्पिल था, उसमें से अकेले में से 6 लाख के करीब बैरल जो हैं वो स्पिल हो गए। यानी उस 7 से 13 मिलियन की जो टोटल स्पिलिंग है, उसमें से कम 500,000 इस एक ऑयल स्पिल में बह गए थे। और ऑन गोइंग 1958 से रूटीन गैस फ्लेयरिंग होती है, गैस बिल्टअप होती है, बाय प्रोडक्ट बनता है ना कार्बन का गैस में, वो निकलती है और वो बिल्टअप होकर फट जाती है, टॉक्सिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, वेदर साइकिल को अफेक्ट करते हैं। वो ज़ाहिर बात है लोकल क्लाइमेट में गर्मी बढ़ जाए, सर्दी बढ़ जाए, या गैसेस बढ़ जाए एनवायरनमेंट में जो ट्रैप करती हैं मॉइस्चर को और हीट को, तो बारिशों का साइकिल अफेक्ट हो जाएगा, खेती का साइकिल अफेक्ट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और ये इसके बावजूद के अच्छा, इसमें एक उन्होंने स्पेशल ये जो काम किया है गैस फ्लेयर अप्स को जलाने वाला, ये लोकल नाइजीरियन कोर्ट्स ने इसको इलीगल करार दिया था कि आपके जो गैस के बिल्डअप होते हैं इसको बर्न मत किया करें, हमारा डैमेज होता है एनवायरनमेंट का। लेकिन वो शेल ने फिर भी जारी रखा। फिर शेल जो है वो इस एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मुब्तला हो गया। 1990 में द मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ओगोनी पीपल, MOSOP, एक फॉर्म की गई ओगोनी की जो कम्युनिटी की लीडर्स ने, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट राइटर केन सारो वाइवा। इन्होंने लीडरशिप के रोल इख्तियार किए और इन्होंने धरने देना शुरू किए एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन और डेवस्टेशन के ख़िलाफ़। तो 1990s में इन धरनों को जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, तो शेल ने नाइजीरियन मिलिट्री के साथ मिलके इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 1993 में 3 लाख के करीब ओगोनी जो कौम के थे वो धरना करने गए ऑयल पोल्यूशन के ख़िलाफ़, और शेल को अपने वो सस्पेंड करने पड़े ऑपरेशंस, और पाइपलाइंस को जारी रखा, लेकिन प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दी। तो शेल ने फिर ना एक फ़ौज को रिक्वेस्ट की कि आप एक पाइपलाइन बिल्ड करें, और उस पाइपलाइन के रास्ते पे जो रोक रहे थे ओगोनी लोग, उन पर क्रैकडाउन करके उनकी मार पिटाई की, उनकी अरेस्ट की, और वगैरह वगैरह। फिर 1994 में May 21 4 ओगोनी कबायली सरदार को कत्ल कर दिया, और केन सारो वाइवा जो ये लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया, और 8 और ओगोनी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, और ये ओगोनी 9 बन गए। और इनको कहा कि जो तुम 9 लोग हो, तुमने बाकी 4 को तुमने मारा है, यानी तुम जो एक ही कबीले के लोग हो, जो एक ही कॉज से प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम्हें मतलब उसमें मुद्दे में हम ठहरा देते हैं। 1995 में फिर वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन हुई, तमाशा हुआ इंटरनेशनल नाइजीरिया की मिलिट्री गवर्नमेंट में। उसने इवेंचुअली केन सारो वाइवा को फांसी दे दी, मार दिया, और 8 जो ओगोनी 9 थे उनको भी मार दिया कि तुम गद्दार हो और तुमने ये जुल्म किया। और शेल के ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि तुम ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस में शामिल थे, तुमने एक्सपेडाइट करवा के इन सबको मरवा दिया। करते करते 2005 में भी ये तमाशा चला, 2008 में भी ये तमाशा चला, ऑयल स्पिल होते थे, केस बनता था, केस दब जाता था, फौज आ जाती थी, और 2009 गुजर गया, 11 गुजर गया। UN फिर जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है उसने स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस करके कमेटियां बना दी इनके खिलाफ कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेगी शेल की ऑपरेशंस को नाइजीरिया के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता अदालतों के ऊपर यूरोपियन मार्केट्स में प्रेशर आना शुरू हुआ। पहले 2013 में एक डच कोर्ट ने रूलिंग दी कि यार शेल जो है वो पार्शली रिस्पॉन्सिबल है, कुछ हद तक उस पर वो मुद्दा आता है। फिर 2015 में UK के कोर्ट ने उस बोडो कम्युनिटी के फेवर में हुक्म दिया कि शेल को कहा कि इनको $50-60 मिलियन दो कॉम्पनसेशन की और सफाई का खर्चा दो इस तेल की स्पिल की। फिर एक डच कोर्ट में दोबारा गया 2021 में, और दोबारा फिर फैसला आया, और फिर फाइनली बिल्टअप होकर आज 2025 आ गया और ये फैसला आ रहा है। अभी एक लंबी तफसील है, कहानी, आप इसको पढ़ना चाहें आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। इसको जो नाइजीरिया और नाइजर डेल्टा के अंदर शेल के ऑपरेशंस और उस पर कोर्ट हेयरिंग्स हैं। एक ब्रीफ रन थ्रू देने का मकसद ये था कि ये सिर्फ एक कंपनी की एक मुल्क के अंदर एक आइसोलेटेड एग्जांपल है। इसी शेल कंपनी की मिसालें देखेंगे तो आपको दर्जनों के हिसाब से दर्जनों मुल्कों में मिल जाएंगी,
नेस्ले को देखेंगे, यूनिलेवर को देखेंगे, सारी जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं खाने में, ऑयल में, एनर्जी में, मुख्तलिफ शोबाजात में, हम कभी इस्तेमारी दौर से बाहर आए नहीं। सिर्फ उसको हमने नाम नियो कॉलोनियलिज्म का दे दिया कि चलो यार ज़ाहिरी तौर पे अब यहाँ पे बरतानवी ताज या फ्रांसीसी ताज या पोर्चुगीज़ ताज के बादशाह जो हैं वो उनके हुक्मरान और अफसर हमारे सिर पे डंडे नहीं बरसा रहे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो इकोनॉमिक एजेंसी होती है, ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वो ह्यूमन एक्सप्रेशंस और राइट्स है कि इंसान अपनी ज़खायर के ऊपर, अपनी मजदूरी के ऊपर, अपनी पैदावारी के ऊपर वो ख़ुद हुक्म चलाता है अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करते हुए कि वो उसका क्या करना चाहता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे ट्रेड करना चाहता है। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे हुकूमत के, माशरत के, ये सारे दो तीन चीज़ों के बुनियाद पे खड़े हुए हैं। एक मजदूरी और उसकी पैदावार, दो मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक़ जो हमारे कुंबे का और हमारे ख़ानदान का निज़ाम चलाता है, और आखिरी कि जब हमारे दरमियान ये शादी ब्याह और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्रीमेंट्स ब्रेक डाउन करती हैं, तो हमने एक एक्सटर्नल पार्टी जिसको हुकूमत कहते हैं हम या अदालत कहते हैं, वो हमने सेटअप की हुई जो हमारे दरमियान आर्बिट्रेशन करती है। तो ये आपको लगता है कि जैसे चलो काम धंधा है, गंदा है पर धंधा है, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़, बट ये बहुत बड़ी एक मेटाफिजिकल जंग है आपके ख़िलाफ़, एक रूहानी जंग है, क्योंकि तिजारत जैसे एक रूहानी पहलू है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का कि हु टू ट्रेड विद, व्हेन टू ट्रेड, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हुम फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वगैरह वगैरह। ग्लोबलाइजेशन का एक ये नुकसान हुआ है कि आपको कभी रुक के सांस लेने का टाइम नहीं दिया गया। आपने डेवलपमेंट में कैचअप करना है, आपने डिफेंस में कैचअप करना है, आपको कॉन्स्टेंटली जो इंडस्ट्री की, कंज्यूमर कल्चर की जो ट्रक की सो कॉल्ड मेटाफोरिकल बत्ती है उसके पीछे लगाया हुआ है, और आगे आगे आप भागी जा रहे हैं, ट्रक आगे आगे चल रहा है, और पीछे पीछे वो आप नाइजर डेल्टा को और अपने अपने इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को, इन्वायरमेंट को तबाह की जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास एक यूनिक मौका कि हम एक फुली इंडस्ट्रियलाइज मुल्क नहीं है, हम अभी भी एग्री इकॉनमी है मोस्टली। तो वेस्टर्न ममालिक की और इन बड़ी कॉरपोरेट्स की गलतियाँ, मिस्टेक्स, शरारतें, कॉस्ट कटिंग्स, कॉर्नर कटिंग्स और इकोनॉमिक सिस्टम ओवरऑल से हम सीख के कि कहाँ कहाँ इट वेंट रॉन्ग, हम इंडस्ट्रियल इकॉनमी में शिफ्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम बड़े शौक से मुशर्रफ साहब के ज़माने से एक फाइनेंशलाइज्ड इकॉनमी बने हुए हैं, हमने इंडस्ट्रियल वाला स्टेप ही स्किप कर दिया। वो तो पाकिस्तान अक्सर बड़ा अहेड ऑफ द कर्व मुल्क होता है, लेकिन अगर हमने ट्रूली एक एग्रेरियन, एक इंडस्ट्रियल एग्रेरियन बेस बनानी है अपनी इकॉनमी की, कि इंडस्ट्री भी है सॉलिड, हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कुछ मसनूआत भी हैं हमारी, और हम एक बड़ी अच्छी पैदावारी कुवत वाली, यानी ऐसे नहीं इस तरह हम एक एक मन में से, जिस तरह एक एक एकड़ में से हम 40-40 मन निकाल रहे हैं, 30-30 मन निकाल रहे हैं, वो वाली कि हम एग्रेरियन इकॉनमी बने, पाकिस्तान वाले नहीं कि एक एकड़ में से 5-10 मन निकलवा रहे हैं। यानी हम एक ट्रू पैदावारी ताकत बने इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी। तो हमें इन गलतियों से, इन शरारतों से, इन शैतानियों से सीखना है। और जो ये ग्लोबल एंटिटीज़ यहाँ पे बैंक्स की शक्ल में, फैक्ट्रीज़ की शक्ल में, कंज्यूमर गुड्स के प्रोवाइडर की शक्ल में, बोतलों, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़े, इनको उठा के बाहर मारना है हमने, इनको उठा के बाहर मारना है। ये जैसे रिवर्स किस्म की एक कॉलोनाइजेशन है, ना सिर्फ फ़िलिस्तीन के लिए, ना सिर्फ अहले गाज़ा के लिए, बट अपनी ख़ुद मुख्तारी के लिए भी। आप बलूचिस्तान को अगर लूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक पहलू ये भी है, कॉरपोरेट इंटरेस्ट। आप अगर खैबर में दिल तोड़ रहे हैं, खैबर की आवाम का सब गलतियाँ, सब चीज़ें मौजूद है, सिविल फेलियर्स, मिलिट्री ऑपरेशन, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू ये है कॉरपोरेट जैसे कॉलोनाइजेशन, कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी दुबई से और वो, और अलमराई के यहाँ, हमारे यहाँ प्रोग्रेस को कैसे देखा जाता है, अलमराई कंपनी को हम यहाँ ला के बड़े बड़े डेयरी फार्म्स बना देंगे। यार जो लोग 5000 साल से दूध की पैदावार में लगे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए हैं, आपने उनको एम्पावर नहीं किया। जो गुज्जर यहाँ से उज़्बेकिस्तान तक डंगर चराते आए हैं 1000, 1500, 2000 साल से, आपने उनको तो नहीं एम्पावर किया ना, गुज्जर क्लास को। आपने जो लोग सिंध, पंजाब के अंदर जो नेटिव फार्मिंग टेक्निक जानने वाले लोग हैं, सन्स ऑफ द सॉइल हैं, आप उनको एम्पावर करें। ये एक हमारा आर्बिट्ररी सा डेवलपमेंटलिज्म का तस्वर होता है कि अगर वो एक प्यारा सा कॉर्पोरेट दफ्तर हो और वो 400 लोगों को एम्प्लॉय करे, अंग्रेज़ी उर्दू बोलने वाले, जो कंप्यूटर पे काम करे, तो तब जाके एम्प्लॉयमेंट होती है, तब जाके प्रोडक्टिविटी मानी जाती है। आपका टाट में बैठा हुआ आदमी जो 2-4 एकड़ पे YBG कर रहा है और 10-20 डंगर पाल रहा है, वो भी टेक्निकली प्रोडक्टिव है। आप उसके आउटपुट पे जाएं, उसकी आउटपुट, उसकी यील्ड बढ़ाने की कोशिश करें, उसको एजुकेट करें,
और जो जदीद फार्मिंग प्रैक्टिसेस गलत पैदा साबित हुई हैं उनके खिलाफ चलें, और जो सही साबित हुई हैं उनके हक में चलें। सेम विद इंडस्ट्री, काफ़ी चीज़ों को भुगत रहे हैं आज गोरे, काफ़ी चीज़ों को आज यूरोपियन मार्केट जो है वो रिग्रेट कर रही हैं। आप देखें बीजिंग को कैसे साफ़ रखा जाता है, मतलब वो ट्रक चला रहे हैं, वो कार्बन कैप्चर के टावर लगा रहे हैं अपने सबसे बड़े शहर को सिर्फ साफ़ करने के लिए। तो क्या हम वो माहौल पैदा कर सकते हैं कि हमें इस सफाई की आफ्टर द फैक्ट ज़रूरत ना हो? लाहौर में अभी तो गर्मी है, अभी तो सब जैसे यही रो रहे हैं यार सर्दियों में यार तिक्का पाठी करनी है, सर्दियों में लाहौर इज़ सो रोमांटिक। लेकिन जब नवंबर दिसंबर आता है तो मेरा ख्याल में इस कमरे में कोई आदमी नहीं इसको लंग इन्फेक्शन ना हुई भी हो। तो जब सर्दियाँ आती हैं, मरीम साहिबा लोगों को मास्क पहना देंगी, बुज़दार हो कोई भी हो, वो मास्क पहना देंगे, कहेंगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वाइपर से हमने सारा कार्बन साफ कर दिया है। यार जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग है वो कब हम सोचेंगे? शेल को पाकिस्तान में कौन मुकाबला करेगा? आई एम नॉट सेइंग शेल को अभी जाके बांध से पकड़ लो, मुक्के मारने शुरू कर दो, बट एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की बात है रियासत की तरफ से, और बॉटम अप भी हमारी आवाम के अंदर भी इतना शऊर अब नहीं पैदा हुआ, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, छोड़ दें रजब भट्ट का खेड़ा, पढ़ लो, देख लो दुनिया में क्या हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको, मैं एक मिसाल देता हूँ, आपकी छोटे छोटे गांव बस्तियों में बायोफ्यूल को क्यों नहीं हम एक्सप्लोर करते? आज तक बचपन से कान पक गए सुन सुन के बायोफ्यूल बायोफ्यूल बायोफ्यूल। और तो बनाओ ना, उसके बनाओ वो जो होते हैं उसके टनल और गैस पैदा करके जलाओ, पर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे पता नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं। यार फ्री पीडीएफ पड़े होते हैं ऑनलाइन ड्रिप फार्मिंग के, और टेक्निक्स ही टेक्निक्स ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो गई, कहीं हो गई, फ्री नॉलेज पड़ा हुआ है। सो हमाम इनिशिएटिव लेगी, सरकार देखेगी कि यार दे आर एनवायरनमेंट कॉन्शियस, दे आर कॉन्शियस कंज्यूमर्स, ये सवाल पूछते हैं कॉर्पोरेट से। वरना सरकार है उसका दिल करे बुलडोज कर दे आज कोई रियल टाइम पॉलिसी एनवायरनमेंट को लेके, और इंडस्ट्रियल ये कॉर्पोरेट कॉलोनियलाइजेशन और ग़ुलामी को लेके बहुत काम करने को बाकी है। मतलब इंडस डॉल्फिन बेचारे का मतलब बुरकस ही निकाल दिया हमने। मतलब मैं तो मुझे नहीं लगता हम अपने बच्चों को दिखा पाएंगे, वाइल्ड में तो खैर नहीं दिखा पाएंगे, शायद किसी उसमें प्राइवेट उसमें कलेक्शन में बैरियर टाउन में होगा। बैरियर टाउन में वो एक चौक बना देंगे इंडस डॉल्फिन चौक, उसके अंदर बड़ा सारा एक वो ग्लास का वो लगा होगा पूल, उसके अंदर एक आखिरी इंडस डॉल्फिन रोती रहेगी वो। बाकी आप फिक्र नहीं करेंगे, यंग लोग एक एक सब्जेक्ट को लो जो आपका शोबा है, जिसका आपको शौक है, जिसका आपको पैशन है, उसमें लग जाओ। ये मैं चौक में आ जाऊँ वो प्रोटेस्ट कर लूँ मैं, यार ये बचपन के काम है, वो बड़े हो रहे हैं। यू हैव टू डू थिंग्स, करके दिखाओ उनको इंशाल्लाह। हाँ बच्चा देख रहे हो, जाओ यार ऐसे तुम नारे शारे लगा लिया करो, कोई मसला नहीं है। अडल्ट्स के लिए ये काम नहीं होता यार, अडल्ट्स का काम होता है करना। तो अगर आप इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लान है, हमें ज़रूर आगाह करें, ईमेल, इंस्टाग्राम, वी विल हेल्प यू विद इट इंशाल्लाह। और अगर इसकी प्लेटफॉर्म की तवसत से अगर गवर्नमेंट भी सुन रही है तो यार डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा मार्केट को, आवाम को मौका देना पड़ेगा। वरना हर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में वो ऐसे प्लानिंग करती है हमारी स्टेट ना कि नवंबर दिसंबर में तो गालियाँ पड़ेंगी, उससे पहले और उसके बाद इतना कोई काम कर लोगे जैसे वो कवर हो जाए। आपके बच्चे भी यहीं सांस लेते हैं, उन्हें भी खुदा न खास्ता ब्रोंकाइटिस, कैंसर्स, ये सब चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। यू नो इट्स इनएस्केपेबल, इट इज़ इनएस्केपेबल। उम्मीद है आपका संडे खैरियत से गुजर रहा होगा। शेल कॉरपोरेशन बड़ी ख़तरनाक है यार। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया।